जितने भी पार्टिसिपेंट जूम मीटिंग में अभी प्रेजेंट है सबको मैं वेलकम करता हूँ आज के जूम सेशन में। आज का जो जूम सेशन है वो प्रोडक्ट के बारे में है, हेल्थ के बारे में है। और एक बहुत है आज के डेट में, क्योंकि हेल्थ का जो भी डिस्कशन है आपके आसपास में नहीं होता है, क्योंकि किसी ने आपको ये नहीं बताया। जो भी मेरा टॉपिक है आज, आपने आप लोगों ने देखा कि जो भी वेबिनार का टॉपिक है वो कैंसर के बारे में है। इन सारे जो डिजीज है उसके बारे में डिस्कशन नहीं होता है, उसके बारे में ट्रीटमेंट जरूर होता है, डायग्नोसिस जरूर होता है, लेकिन आपको ये चीज बताया नहीं जाता कि कैसे बॉडी में डायबिटीज आता है और कैसे इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। अगर आपके फैमिली में किसी का कैंसर है, किसी का डायबिटीज है, तो इसको आपके बॉडी में आने का चांस भी बहुत ज्यादा रहता है। तो ये सारी चीज का डिस्कशन नहीं होता, इसलिए मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस मीटिंग में अटेंडेंस आप लोगों के टीम से आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी इस चीज का डिस्कशन करते हैं, इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन किसी कंपनी का नहीं है, किसी प्रोडक्ट का नहीं है, ये ओवरऑल एक आइडिया है जिसको जानने के बाद एक डिसीजन हो सकता है। जैसे हम अपने घर को, अपने फैमिली को और आसपास का जो भी सोसाइटी है, जहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आज के डेट में कि अपना हेल्थ जो भी है, अपना बॉडी का जो भी सिचुएशन है, जो भी डिजीज बॉडी में आ रहा है, जो भी हेल्थ का प्रॉब्लम है, इसको सही किया जाए। और अल्टीमेटली ये चीज को जो आज सही कर पाएगा, जिसको हम कहते हैं सक्सेस। सक्सेस का पहला फॉर्म, दो फॉर्म होता है, एक होता है हेल्थ, एक होता है वेल्थ। हेल्थ एंड वेल्थ के बीच में जो गैप होता है, वो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ होता है। और हेल्थ अगर सही नहीं है, हेल्थ अगर सही नहीं है, तो किसी के पास वेल्थ आ भी जाए लेकिन वो इंजॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि हेल्थ का कंडीशन खराब है। जैसे बहुत सारे आर्थराइटिस के पेशेंट आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो अगर अपने दर्द को कम नहीं कर सकता, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, उसको सही से ठीक नहीं कर सकता, नहीं अच्छे से चल नहीं सकता, तो क्या एंजॉय करेगा वो जो वेल्थ उनके पास है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ। और इस हेल्थ के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे हम लोग, कैंसर के बारे में। और कैंसर के बारे में बहुत बड़ी टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग इसको जिस्ट फॉर्म में देखेंगे आज। और समझने की कोशिश करेंगे कि कैंसर जो जिस जैसे स्प्रेड हो रहा है आज के डेट में, उसको आप अपने आसपास जो भी सोसाइटी है उसको आप देखेंगे, उधर आप देखेंगे, तो कैंसर का रेट आपको पता चल जाएगा कितना ज्यादा कैंसर अभी स्प्रेड स्प्रेड हो रहा है। और आगे जाके ये और भी ज्यादा स्प्रेड होगा। हो सकता है आपका जो फैमिली जो भी मेंबर है उसके अंदर भी ये चीज आ सकता है। लेकिन आप अगर जानेंगे कि कैसे आता है कैंसर, कैंसर क्या होता है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या उसका रिसर्च हुआ है उसके बारे में, तो ये सारी चीज आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा। तो आगे जाके ये आप स्प्रेड भी कर सकते हैं, आप बता भी सकते हैं अपने सोसाइटी में कि ये चीज मैंने किसी मीटिंग से मुझे पता लगा, मैंने चीज को देखा और मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे करेंगे तो ऐसा चीज नहीं हो सकता। अगर हो भी जाए तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आज की मीटिंग में। पहला टॉपिक हम कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो हम लोग डायबिटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि डायबिटीज के बारे में हम लोगों ने एक सेशन किया था। अगर टाइम आज रहता है हमारे पास तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पार्ट होता है कैंसर, और कैंसर क्या है और क्या चीज है कैंसर, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, कैंसर का डेफिनेशन क्या होता है। कैंसर इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ डिजीज where the body cells grow, divide uncontrolled। माने मतलब क्या होता है, मतलब बिल्कुल सिंपल है कि कैंसर एक ग्रुप ऑफ डिजीज होता है जिसमें जो बॉडी का सेल होता है उसका ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाता है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे हमारा बॉडी का जो स्किन है, इसका एक कंट्रोल है, मतलब अगर स्किन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसमें थोड़ा सा मांस अगर बाहर आ जाए, फिर वो रिपेयर होकर इसी कंडीशन में आता है, इसी लेवल में आता है, इससे ज्यादा नहीं हो जाता। लेकिन कैंसर का जो सेल होता है वो इतना डिवाइड कर लेता है, वो अनकंट्रोल हो जाता है। और ये अनकंट्रोल सेल आगे जाके इतना एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, आसपास में जो भी टिश्यूज है, सेल है, उसके अंदर भी चला जाता है, और आगे जाके वो स्प्रेड हो जाता है ओवरऑल बॉडी में। और इसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, और आगे जाके इसके वजह से सारे बॉडी में कैंसर का सेल जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके वजह से डेथ भी हो जाती है। कैंसर का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि कैंसर एक डिजीज है, एक सेल का एक डिजीज है, जहां उस सेल का जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल हो जाता है। वो अनकंट्रोल सेल आसपास के सेल में भी वो इन्वेट कर जाता है, अंदर चला जाता है, उसके अंदर भी स्प्रेड हो जाता है, और आगे जाके वो बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, उसको रोका नहीं जा सकता। इसी की वजह से कैंसर एक डेंजरस डिजीज होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, जो कैंसर स्प्रेड होता है आसपास के सेल में भी हो सकता है। एक कैंसर सेल है, वो उसके आस का पास का जो सेल है उसमें भी कैंसर वो मतलब स्प्रेड हो जाता है।
इसके वजह से इसको रोका नहीं जा सकता, इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। और अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टी के लिए कैंसर इतना डेंजरस एक डिजीज है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे और इसका सोल्यूशन भी हम लोग पता लगाएंगे कैसे इसको रोका जा सकता है। देखिए रिपोर्ट पहले हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है जो वर्ल्ड कैंसर डे 2020 में बताया गया था कि आउट ऑफ 10 इंडियंस, 10 इंडियंस में एक इंडियन को, मतलब हम लोग 10 लोगों में एक लोग के अंदर एक कैंसर डेवलप होगा इन फ्यूचर। ये कौन बता रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस बात को हमें ध्यान देना होगा, इसके बारे में हमें सोचना होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टेटमेंट आता है इंडिया के लिए कि इंडिया का जो कंडीशन है वो अलार्मिंग कंडीशन है, जहां 1 in 10 इंडियंस विल डेवलप कैंसर इन देयर लाइफ टाइम्स। और हम लोग आज जितने भी लोग मीटिंग में हैं, हमारे आसपास हैं, आप सोचिए अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टेटमेंट ऐसा आता है इंडिया के लिए, और आसपास हम अगर देखेंगे अपने सोसाइटी को, अपने आप आसपास का जितने भी लोग हैं हम देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कितना स्प्रेड हो रहा है कैंसर। और कैंसर का जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर है वो अभी प्रॉपर कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर नहीं है जहां से कह सकते हैं कि कैंसर ठीक भी हो सकता है। और आगे हम जाएंगे तो और भी रिपोर्ट्स आर्टिकल्स मेरे पास हैं, मैं जो आपके लिए स्क्रीन में डाला हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाद में इसको और भी स्टडी कर सकते हैं। इंडिया रिकॉर्डेड ओवर 50 लाख कैंसर केसेस 2024 में। 2024 का रिपोर्ट कहता है कि 15 लाख कैंसर का पेशेंट का रिकॉर्ड आया है, और जिसमें 8.2 लाख जो पेशेंट है उनका डेथ भी हो चुका है। और आगे का रिपोर्ट आर्टिकल हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि 20 मिलियन ओवरऑल वर्ल्ड में 2022 में टू का जो रिपोर्ट है उसमें 20 मिलियन कैंसर केस डायग्नोसिस किया गया था वर्ल्ड वाइड, और उसमें 10.3 मिलियन मेन था और 9.7 मिलियन फीमेल भी। और इंडिया के लिए द मोस्ट कॉमन कैंसर्स एमंग वुमेन, सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रहा है वुमेन में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टोबैको कॉजेस कैंसर ओनली, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज के डेट में इस इंफॉर्मेशन को हमें समझना है कि टोबैको कॉजेस कैंसर, यस टोबैको कॉजेस कैंसर, बट ओनली टोबैको कॉजेस कैंसर, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आज के डेट में एक फीमेल बॉडी में सबसे ज्यादा कैंसर स्प्रेड हो रहा है इंडिया में। और इसका हम अगर बात करें कौन कौन सा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये तीनों कैंसर इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है फीमेल बॉडी में, जिसमें 40% केस, कैंसर का केस अभी फीमेल बॉडी से आ रहा है। तो ये चीज क्या डिसाइड करता है, क्या हमें बताता है? हमें बताता है, हमें इन्फॉर्म करता है कि हमें इसके बारे में ज्यादातर सोचना है, इसके बारे में डिस्कस करना है, इसका प्रॉपर प्रिवेंशन मॉडल हमें डेवलप करना है। और आगे जाके और भी हम आर्टिकल देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि 43 रजिस्टर्ड जो हॉस्पिटल्स है वहां का जो डेटा हमारे पास आता है, वहां बताया जाता है 11% अभी ग्रोथ है कैंसर का इंडिया में, और 15.6 लाख कैंसर केसेस आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें 8.74 लाख कैंसर में डेथ हो चुका है। तो ये सारे जो चीज मैं आपको पहले जो रिपोर्ट्स और डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कंडीशन हमें समझना है पहले, उसके बाद तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद इस चीज को हम इंपॉर्टेंस देंगे। और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन किसी नॉर्मल पर्सन के पास नहीं है, उसको पता ही नहीं है कैंसर क्या है। उसने सिगरेट के पैकेट के ऊपर देखा है कि टोबैको कॉजेस कैंसर, उसको पता है कि टोबैको से ही कैंसर होता है, बाकी कोई चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और आज के डेट में अगर एक फीमेल बॉडी में कैंसर होता है, इंडियन फीमेल में कितने फीमेल ऐसा होगा जो सिगरेट और टोबैको और अल्कोहल ये सारी चीज नहीं रहा। हमें इस चीज के बारे में, इस इंफॉर्मेशन के बारे में, इस डेटा के बारे में हमें अच्छे से समझ, क्योंकि ये डेटा इंफॉर्मेशन बहुत काम का चीज होता है। प्रोडक्ट बाद में आएगा, प्रोडक्ट तो बाद में है, लेकिन ये रिपोर्ट से हमें ये पता लगेगा कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं और हमारे फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं। और आगे जाके अगर किसी के फैमिली में कैंसर नाम का ये डिजीज किसी के फैमिली में आ जाता है तो उसका क्या हाल बाद में होता है। सर हम लोगों ने देखा होगा कि उस फैमिली का जो भी चीज उन्होंने बनाया था, जो भी बैंक में था, जो भी प्रॉपर्टीज था, वो सारे चीज चला जाता है इस डिजीज को ठीक करने। कितना एक्सपेंसिव इसका कॉस्ट है। और बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज होता है तो इसको ट्रीट भी नहीं करता है। अपने इतना केस मेरे पास रिपोर्ट्स है जहां लोग ट्रीटमेंट में ही नहीं जाते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। और अगर ये चीज है तो इस डिजीज के बारे में डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आज का जो सेशन में मैंने इस टॉपिक को रखा, क्योंकि कैंसर का हम जो ट्रीटमेंट, हम मैं बात करूंगा बाद में, लोग देखिए पहले कॉज क्या होता है, कैंसर का क्या कारण होता है तो क्या कॉज होता है, कॉजेस ऑफ कैंसर। कैंसर अभी जो डेथ हो रहा है कैंसर में उसमें 25 to 30% टोबैको का पार्टिसिपेशन है, लेकिन डाइट एंड ओबेसिटी का पार्टिसिपेशन है 30 to 35%। हम लोग जो
फूड ले रहे हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है, ये सबसे बड़ी पार्टिसिपेट कर रहा है कैंसर के बारे में। मतलब कैंसर होने का एक कॉमन रीजन है हम लोग जो फूड ले रहे हैं। इन्फेक्शन के वजह से 15 to 20% होता है, रेडिएशन के वजह से भी होता है, और स्ट्रेस, हमारा जो फिजिकल एक्टिविटीज होता है, इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूटेंट है, ये सारी चीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैंसर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे, किसी भी एलोपैथिक में जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, एक इंफॉर्मेशन आपको कॉमन मिलेगा, उसमें मेरे सबसे प्रॉब्लम है कि टोबैको कॉजेस कैंसर। यस, टोबैको कॉजेस कैंसर, 100% टोबैको कॉजेस कैंसर। लेकिन दैट एंड उसके फूड के बारे में, जो केमिकल्स हम डेली ले रहे हैं, जो भी बाहर का खाना है, जो भी केमिकल्स है, जो भी चिकन हम ले रहे हैं, तो जो फार्म में बन रहा है, वहां जो ग्रोथ हार्मोन डाला जा रहा है, जो एंटीबायोटिक्स डाला जा रहा है, जो इतने सारे केमिकल्स हमारे बॉडी में हमारे फूड से आ रहा है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है कैंसर में। और हमारे बॉडी का जो सिचुएशन उसके वजह से बन रहा है, यही जिम्मेदार है इतना डेंजरस एक डिजीज के कैंसर। हम लोग अगर सोचेंगे क्या डिफरेंस होता है, एक कैंसर सेल है, एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल ही कैंसर सेल बन जाता है बाद में, क्योंकि उसके पास अगर वो एनवायरमेंट नहीं मिलता कि वो सही से अपना काम कर पाए। एक सेल का एक रोल होता है, एक काम होता है, एक फंक्शन होता है। अगर वो फंक्शन का उसको एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, अगर किसी स्टूडेंट को एक एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, वो अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता, उसके अंदर जितना भी टैलेंट हो सके कोई बात, लेकिन एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। और यही नॉर्मल सेल एनवायरमेंट की वजह से कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है हमारा फूड, हमारे वाटर, हमारे एनवायरमेंट। इसके बारे में हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हमें पता लगेगा जो कैंसर सेल होता है, ट्यूमर्स, हमने सुना है कि ट्यूमर हो जाता है, बाद में वो कैंसर होता है। ट्यूमर टू टाइप्स का होता है, एक को हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर, एक को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक को कहते हैं बिनाइन ट्यूमर, दूसरे को कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें डिफरेंस क्या है? मैलिग्नेंट मतलब जिसमें कैंसर है, बिनाइन मतलब जिसमें कैंसर नहीं है। ट्यूमर टू टाइप्स का होता है। और ये ट्यूमर हम देखेंगे, जो कैंसर, जो ट्यूमर बिनाइन है, उसके अंदर जो सेल्स है वो कैंसरस नहीं है, वो स्प्रेड नहीं करता। अगर आपके बॉडी में कोई ट्यूमर है और आप देख रहे हैं कि वो ट्यूमर आपके बॉडी में है और वो उसका ग्रोथ नहीं हो रहा, एक ही जैसा है, और ग्रोथ है तो बहुत स्लो है, वो स्प्रेड नहीं कर रहा, उसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। ये डेंजरस नहीं है, इसमें किसी का डेथ नहीं होता। आपके अगर हाथ में एक ट्यूमर है, उसमें उससे आपका डेथ नहीं होगा क्योंकि वो बिनाइन ट्यूमर है। लेकिन अगर किसी ट्यूमर में ये प्रॉपर्टी आ जाता है कि वो मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो सेल होता है, वो सेल कैंसरस बन जाता है, वो टिश्यू में स्प्रेड कर जाता है। एक ही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैंसर सेल में, क्या? वो एक स्थान से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रेवल कर सकता है, और ट्रेवल करेगा जहां जहां, वहां वहां कैंसर होगा। इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के वजह से कैंसर को ट्रीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि अगर, पता नहीं मेरा स्क्रीन, मतलब मुझे आप लोग देख पा रही है या नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एम आई विजिबल नाउ? हाँ सर, ओके ओके सर। ओके ओके, राइट नाउ विजिबल। सिंपली एग्जांपल मैं आपके पास रखता हूँ। अगर ये एक मेरा बॉडी का पार्ट है जहां कैंसर है, और कैंसर होने से इसका जो सेल्स है, इसमें अगर 200 सेल है, उसमें अगर मान लीजिए 10 सेल, 10 सेल के अंदर, 10 सेल के अंदर कैंसर। अब इस 10 सेल के अंदर वो प्रॉपर्टीज है, वो आगे जाके बाकी जो सेल्स है उसके अंदर कैंसर का प्रॉपर्टी डेवलप कर सकते, और बाहर से उसको आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम रहता है। मतलब नॉर्मल सेल जैसा काम करेगा, कैंसर सेल भी ऐसा ही काम करता है, लेकिन उसके अंदर स्प्रेड होने का जो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी है वो रहता है, उसके अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ होने का जो चांस है वो रहता है। इसके लिए वो इतना डेंजरस हो जाता है। और आगे जाके इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे ना, जब हमें पता लगेगा। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये सही नहीं है, मतलब ये बताना, लेकिन ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। जिसका कैंसर हुआ है, मतलब फर्स्ट स्टेज का कैंसर, मैं स्टेज भी आप लोगों को समझाऊंगा, स्टेज का मतलब क्या होता है, पहले वो चीज समझा देते हैं। स्टेज क्या होता है? हमने स्टेज सुना है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। इसका मतलब क्या है? स्टेज 1 का मतलब क्या है? स्टेज 1 का मतलब है कि वो कैंसर लोकलाइज्ड है, मतलब एक स्मॉल एरिया में ही वो अभी तक है, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी, स्प्रेडेबिलिटी प्रॉपर्टी अभी तक नहीं आया है, उसको हम कहते हैं स्टेज 1। तो स्टेज 1 में जो कैंसर है, उसके अंदर अभी तक वो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी उतना डेवलप नहीं हुआ है, उसको आप उसी कंडीशन में आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उसके अंदर रेडिएशन, केमोथेरेपी डालेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। स्टेज 1 में अगर उसको
हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। स्टेज 2 का मतलब क्या है? अभी वो कैंसर ग्रोथ हो रहा है, वो ग्रोथ फेज में है, लेकिन स्टेज 2 में भी स्प्रेडेबिलिटी उतना ज्यादा नहीं है। स्टेज 3 में क्या होता है? वो और भी बड़ा हो चुका है और उसका प्रॉपर्टी आ चुका है, लिम्फ नोड्स के अंदर वो अपना जो टॉक्सिन्स है, अपना जो प्रॉपर्टीज है कैंसर का, वो स्प्रेड कर दिया है। मतलब स्टेज 3 एंड द स्टेज 4 इज दैट इज द डेंजरस स्टेज, जहां वो स्प्रेड हो चुका। इन चारों स्टेज के बारे में हम लोगों ने बात किया, लेकिन और एक स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं जीरो स्टेज। जीरो स्टेज में कौन है? जो हम लोग 67 पार्टिसिपेंट है ना, हर एक पार्टिसिपेंट जीरो स्टेज में। जीरो स्टेज मतलब आपके अंदर कैंसर का जो जर्म्स है वो क्या है? 100% गया है। मेरे अंदर भी गया है, आपके अंदर भी गया है। कैसे गया है? एनवायरमेंट से गया है। वो जीरो स्टेज आगे जाके फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में जा सकता है, अगर आपने उस कैंसर का जो जर्म्स है उसको बॉडी से बाहर रास्ता दिखाने का कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं किया, पहला बात। दूसरा बात है कि आपने उसका एनवायरमेंट उसको दिया। कैंसर का एनवायरमेंट क्या होता है? एसिडिक एनवायरमेंट। आपने ऐसा कुछ किया कि एसिडिक एनवायरमेंट बॉडी को बना के रखा, कैंसर का जर्म्स बॉडी में है, वो आगे जाके सेल के अंदर अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो चाहता है एसिडिक एनवायरमेंट रहे, खराब एनवायरमेंट। तो उसी स्टेज को हम कहते हैं जीरो स्टेज। और जीरो स्टेज में हर एक व्यक्ति है, हर एक फैमिली है, हर एक फैमिली मेंबर है, हर एक लोग है जो जीरो स्टेज में। लेकिन डिपेंड करता है वो आगे जाके अपने बॉडी को क्या देगा, वो आगे जाके अपनी बॉडी के लिए क्या करेगा। और अगर वो चीज सही से नहीं कर पाएगा तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोजेक्शन है, आउट ऑफ 10 1, वो 100% आपको दिखाई देगा आपके सोसाइटी में, आपके आसपास। तो हमें जीरो स्टेज में है जितने लोगों का कैंसर नहीं है, अगर है किसी का तो उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज होता है, क्या करना पड़ता है, और हम लोगों के लिए क्या सबसे बेस्ट है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करें। पहले चलते इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। एक स्टेटमेंट जो देने की कोशिश कर रहा था, मैं शिफ्ट हो गया स्टेज में, कि कैंसर में कितने लोगों का डेथ हुआ है। हम लोगों ने देखा, रिपोर्ट में देखा कि बहुत लोगों का डेथ हुआ है, लेकिन उसके अंदर आप जाएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि कैंसर में डेथ नहीं हुआ। कैंसर का ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो इतना डेंजरस होता है, उसको नहीं लेने की वजह से, मतलब वो उस ट्रीटमेंट को नहीं ले पाया, इसके कारण उसका हार्ट अटैक हो गया, उसका स्ट्रोक हो गया, उसका कोई भी इशू हो गया, उसका डेथ हो गया। कैंसर में डेथ नहीं होता है, कैंसर में ट्रीटमेंट के वजह से डेथ होता है। और देखा गया है जो व्यक्ति नॉर्मल है, हम लोगों के लिए, जो भी, मैं ऊपर का बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, बाहर जाके ट्रीटमेंट कर सकता है, लेकिन जो आम पब्लिक है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, ये सारे लोग ट्रीटमेंट जो करते हैं, जो प्रोसेस लेते हैं, देखा गया उस ट्रीटमेंट प्रोसेस से ही उसका डेथ हो जाता है। कितना डेंजरस होता है, कैसा डेंजरस होता है। राइट साइड में आपको एक पिक्चर हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला जो ट्रीटमेंट के बाद ही जो सिम्टम उसके बॉडी में आएगा, उसका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होता है? क्यों होता है हेयर फॉल? कोई मुझे बता सकते हैं क्यों होता है? कैंसर का पेशेंट का हेयर फॉल क्यों होता है? कोई मुझे बता सकता है कैंसर का हेयर फॉल क्यों होता है? कैंसर पेशेंट, किसी को पता है क्यों हो जाता है? होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? किसी ने ट्रीटमेंट करा है कैंसर पेशेंट, उसका हेयर फॉल होता है या नहीं होता है? हाँ सर, होता है। कोई मुझे बता सकता है क्यों होता है? किसी को आइडिया है? सर रेडिएशन देने के मतलब, बिल्कुल, रेडिएशन जो कीमो। डॉक्टर साहब बिल्कुल डिफिशियंसी ऑफ सही है आपका मिनरल्स। जवाब। केमोथेरापी के कारण होता है। एक प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे प्रोसेस होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका एक नाम है केमोथेरापी। केमोथेरापी इतना टॉक्सिक एक ड्रग्स है जो बॉडी में डाला जाता है कैंसर सेल को मारने के लिए, कैंसर सेल का प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए। उसका काम क्या है? केमोथेरापी ड्रग, उसका काम है कि जहां मिले कमजोर सेल उसको मार। केमोथेरापी मतलब ये नहीं है कि वो कैंसर सेल को स्पेसिफिक मार सकता है, वो जहां जहां मिलेगा कमजोर सेल कोशिका, उसको डेथ करेगा, उसको मार देगा। और सबसे कमजोर कोशिका जो है वो हेयर में होता है, जस्ट टच है ना, हेयर में होता है। और इसलिए जब भी केमोथेरापी स्टार्ट होता है तो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। सोचिए, इतना डेंजरस एक प्रोसेस है, ट्रीटमेंट प्रोसेस ही इतना डेंजरस है, जहां पहला सिम्टम आएगा, अगर किसी फीमेल बॉडी का है, उसका एक्सटर्नल लुक्स के ऊपर पहले इंपैक्ट आ जाएगा, ये उसका हेयर फॉल होगा ही, 100% होगा। क्योंकि केमोथेरापी पहला एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है। बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है कैंसर का, जैसे सर्जरी किया जाता है, रेडिएशन थेरापी किया जाता है, केमोथेरापी किया जाता है, इम्यूनोथेरापी किया जाता है, हार्मोन थेरापी किया जाता है,
टारगेटेड थेरेपी किया जाता है, स्टेम सेल थेरेपी किया जाता है। ये सारे प्रोसेस होता है कैंसर। लेकिन जो मैक्सिमम जो हमारे जो फैमिलीज है वो अल्टीमेटली ये रेडिएशन, केमोथेरापी, सर्जरी इनमें ही फंसा रहता है। लेकिन बाद का जो प्रोसेस है, जो डेवलपिंग प्रोसेस है, स्टेम सेल थेरापी बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस, उसमें सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन उसका कॉस्टिंग आपको पता लगे तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर कैंसर आ जाता है, वो स्टेम सेल थेरापी के बारे में सोच भी नहीं सकते, इतना उसका कॉस्ट लगता है। तो स्पेसिफिकली ये सारी चीज होता है, इतना डेंजरस एक ट्रीटमेंट उसका होता है कैंसर का। कैंसर में पहले ही जिसका कैंसर आइडेंटिफाई किया जाता है उसका थोड़ा सा टेस्ट हो जाता है, पहले पेट स्कैन किया जाता है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जिसको कहते हैं, उसमें एक रेडिएटिंग एजेंट डाला जाता है, उसके बाद पेशेंट के अंदर डाला जाता है और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, फ्लूरोडिऑक्सी ग्लूकोज डाला जाता है। उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाता है कहाँ कहाँ ब्राउन स्पॉट आ रहा है। ब्राउन स्पॉट से वो आइडिया ये लगाता है कि वो सेल ज्यादा फूड मतलब ग्लूकोज ले रहा है। हमने डाला ग्लूकोज, रेडियो एक्टिव ग्लूकोज, और बॉडी में जहां जहां ब्राउन स्पॉट आएगा रिपोर्ट के बाद तो हमें पता लगेगा कि वहां वहां कैंसर है। लेकिन सबसे डेंजरस ये गलत भी हो सकता है। क्यों? अगर किसी ने एक्सरसाइज करके इस टेस्ट के अंदर जाएगा तो उसका मसल में आ जाएगा ब्राउन स्पॉट, क्योंकि एक्सरसाइज किया है, उसका सेल में ज्यादा खाना जाएगा। तो बहुत बार देखा गया है कि इसका गलत स्टेटमेंट, गलत रिपोर्ट भी आता है। उसके बाद बायोप्सी किया जाता है, देखा जाता है कौन सा सेल में कैंसर है, कहाँ है। बाद में बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी होता है, जैसे सीबीसी किया जाता है, ट्यूमर मार्कर ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड प्रोटीन टेस्ट किया जाता है, सीटीसी किया जाता है, गैलेरी टेस्ट किया जाता है, ये सारी चीज किया जाता है, प्लाज्मा टेस्ट किया जाता है। ये सारे टेस्ट के रिपोर्ट से रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट, रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट किया जाता है। कॉन्फर्मेशन पहले किसी ने आपको नहीं देगा। अगर पेट स्कैन किया जाता है उसमें ब्राउन स्पॉट आ जाता है, वो 100% उसमें किसी भी डॉक्टर्स नहीं बताएगा कि 100% आपका कैंसर है। फिर एक टेस्ट होगा, फिर एक टेस्ट होगा। क्यों टेस्ट किया जाता है? क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करना इतना प्रॉब्लम हो जाता है कैंसर है या नहीं। अगर गलती से किसी का कैंसर, ऐसे बहुत केस हुआ है जहां कैंसर नहीं है, वहां रेडिएशन, वहां कीमोथेरापी डाला गया है, बाद में एक ट्यूमर था, नॉर्मल ट्यूमर था, उसके अंदर अगर कीमोथेरापी ड्रग्स जाता है वो 100% कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब नॉर्मल सेल भी कैंसर, नॉर्मल ट्यूमर को भी कैंसर बनाया जा सकता है। इतना खतरनाक ट्रीटमेंट प्रोसेस, टेस्टिंग प्रोसेस होता है कैंसर। आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। मैंने बात किया बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। जो बिनाइन ट्यूमर है वो नॉर्मल ट्यूमर है, उसमें एक नॉन कैंसरस कैंसरस प्रॉपर्टी नहीं है, वो लोकलाइज्ड है, जहां है वहीं रहेगा। स्लो ग्रोइंग, ग्रोइंग होता है लेकिन स्लो होता है। ऐसे 10 साल में थोड़ा साल आपको लगा कि थोड़ा उसका साइज इंक्रीज हुआ, ऑफन नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होता बिनाइन ट्यूमर से। मैक्सिमम केस में प्रॉब्लम नहीं होता। अगर वो एक्सटर्नली है, अंदर में है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मैलिग्नेंट जो ट्यूमर्स है उसके अंदर कैंसरस प्रॉपर्टी है, वो इन्वेसिव है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकता है, मेटास्टेसिक प्रॉपर्टी है, स्प्रेड हो सकता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, बहुत ज्यादा ग्रो करता है, और पोटेंशियल ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, मतलब इसके वजह से डेथ भी हो जाता है। एकदम डॉक्टर अब्दुल्ला सर कह रहे हैं कि बायोप्सी से कैंसर हो जाता है, बिल्कुल सही। इतना खतरनाक उसका टेस्टिंग प्रोसेस है, उससे भी कैंसर हो सकता है। अगर किसी के बॉडी में रेडियो एक्टिव ग्लूकोज डाला जाता है, रेडियो एक्टिव ग्लूकोज के अंदर जो चीज डाला गया वो नॉर्मल सेल को भी कैंसर बना सकता है। ये सारे चीज कहाँ, आप अगर इसके बारे में अंदर जाएंगे तो बहुत डेंजरस चीज है। मतलब इसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर वो भी सही नहीं है कैंसर, क्योंकि कैंसर को डिटेक्ट करना उतना आसान नहीं होता। अगर आपका फैटी लिवर है उसको आइडेंटिफाई करना वेरी इजी है, एक एलएफटी कर लीजिए आपको पता लग जाएगा। लेकिन कैंसर है या नहीं है इसके बारे में आप, रिपोर्ट्स आपके पास है फिर भी आप नहीं बता सकते कैंसर है या नहीं, फिर भी अजम्पशन में हम लोग जाते हैं उसके बारे में ट्रीटमेंट। तो हमें इस चीज के बारे में प्रॉपर सोल्यूशन होने चाहिए, क्योंकि ये जो रेट है, जो ग्रोथ रेट है, इसका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ये बिल्कुल सही नहीं। लेकिन एक चीज के ऊपर हम आज से अगर सोचेंगे और उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, तो मैं एक रिसर्च पेपर, जो सबसे बड़ी रिसर्च पेपर है कैंसर के बारे में, उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँ क्या है और उसमें क्या चीज आपको हेल्प कर सकते हैं। देखिए, मेरा जो टॉपिक है साइंटिस्ट के बारे में है, जिसका नाम है उर्बक्स, ऑटो उर्बक्स, जिन्होंने 1920s में कैंसर के ऊपर रिसर्च किया, और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो आज भी उसके वजह से ही कैंसर का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, सारी चीजें वो इन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने बताया कि कैंसर का जो सेल होता है वो ज्यादा ग्लूकोज लेता है। मतलब जिसके अंदर कैंसर है, जो सेल के अंदर, वो ज्यादा ग्लूकोज लेगा, वो ज्यादा खाना चाहिए उसको, क्योंकि उसको ग्रोथ ज्यादा, बहुत ज्यादा करना है, इसलिए बहुत ज्यादा खाना ले लेता है। ओके, और लैक्टेट प्रोडक्शन करता है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस करता है, और उसके अंदर ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी दिखा जा रहा है, क्योंकि उसका जो ग्रोथ रेट है उसके साथ
बॉडी का जो ऑक्सीजन है उसके पास नहीं पहुंच रहा है, मतलब वो जो कैंसर सेल में उसके ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने कहा जो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, किसी ने इस स्टेटमेंट को अगर अच्छे से समझ लेते हैं, इसको अच्छे से अपने पास रख लेते हैं, इसके स्टेटमेंट को अपने पास अगर रख देता है, ये बाद में बहुत ज्यादा काम आएगा। इसको हम लोग समझते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर ओटो वर्कबर्ग ने कहा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोकेमिस्ट एंड मेडिकल साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम डिस्कवर दैट inadequate oxygen delivery to the tissue and acidic cellular environment are the primary causes of cancer। इसका मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि कैंसर का जो प्राइमरी एंड बेसिक कॉज है वो ये है कि वो जो सेल है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पा रहा। दूसरा क्या बताया, उन्होंने बताया वो कैंसर का जो सेल है वो इसलिए कैंसर सेल में कन्वर्ट हुआ है क्योंकि उसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिला था। सोचिए, कैंसर का बेसिक कॉज क्या है। हम लोगों ने बात किया टोबैको कॉजेस कैंसर, हम लोगों ने बात किया बहुत सारे रीजन हो सकता है, ये हो सकता है, वो बाहर की बात है। लेकिन इन्होंने जब रिसर्च किया उनको पता चला, उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला 1931 में। उन्होंने दो चीज बताया कि एक कैंसर सेल तभी नॉर्मल सेल कैंसर सेल हो सकता है तभी जब उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता है, और दूसरी बात उसको अगर एसिडिक एनवायरनमेंट मिल जाएगा तब আমার वो कैंसर ফ্রিজে में মরে कन्वर्ट हो যাবে जाएगा। দেখে খাই কত বেশি আমার গো আমি সাদা মাছ খেয়ে আসছি किसी का माइक अनम्यूट है। तो और बार का हाइपोथेसिस में बताया गया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने बताया स्टेटमेंट में, रिसर्च पेपर के बाद जो स्टेटमेंट है उन्होंने बताया कि कैंसर कैन नॉट एग्जिस्ट इन एन एल्कलाइन एनवायरमेंट। कैंसर एल्कलाइन एनवायरमेंट में हो ही नहीं सकता, इतना बड़ी स्टेटमेंट। एंड मेंटेनिंग एन ऑप्टिमल एल्कलाइन पीएच एट द सेलुलर लेवल can control most cancer. These books provide a practical application of the Woodruff hypothesis, including a natural alkalizing diet that helps maintain an optimal alkaline pH at the cellular level along with the sufficient oxygenation and providing essential nutrients to overcome cancer। उनका स्टेटमेंट आज भी रिकॉर्डेड है। उनके हिसाब से दुनिया चल रहा है। जो भी लोग कैंसर को प्रिवेंशन में लगा है उसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि आप अपने बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा दीजिए, अपने बॉडी का जो एनवायरमेंट है उसको अल्कलाइन रखिए, आपके बॉडी में कैंसर नहीं होगा। कौन बता रहा है, मैं बता रहा हूं, मेरा अपना स्टेटमेंट है नहीं है। तो जिसका स्टेटमेंट है इसके बारे में आप स्टडी करेंगे ना, आपको पता लगेगा इन्होंने ही कैंसर का डिस्कवर किया था, इन्होंने ही बताया था इस कैंसर ये होता है, ये चीज होता है। तो इनका तो दो स्टेटमेंट है, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और आगे जाके सोसाइटी के ऊपर काम करेंगे, लोगों को बताएंगे और खुद भी इसको करेंगे तो ठीक हो सकता। जैसे ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए बॉडी में, उसका जो भी प्रोसेस है, जो भी एक्सरसाइज है आपको करना पड़ेगा। आपको बॉडी का अगर हेल्दी रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन आपका मेन रोल है, ऑक्सीजन की वजह से हम लोग चल पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन आपके अंदर ज्यादा होना चाहिए। डीप ब्रीदिंग आप कीजिए, सारे आप होल जो भी डेज है उसमें आप डीप ब्रीदिंग करते रहिए। डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है बॉडी में, आपको डीप ब्रीदिंग करना है, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और बॉडी में अल्कलाइन एनवायरनमेंट रखना है तो कैंसर नहीं हो सकता, आपके फैमिली में टच भी नहीं कर सकता कैंसर, अगर ये दो फॉर्मूला आपने यूज किया। आगे चलते हैं, उन्होंने 1931 में उनको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने बताया, फिर बताया कि कैंसर ग्रोज इन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एंड एसिडिक टिश्यू, मतलब जिस टिश्यू में, जिस सेल में ऑक्सीजन नहीं है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, उसमें ही कैंसर होगा, 100% होगा। इसलिए मैंने कहा कि हम सारे लोग जीरो स्टेज में हैं। अगर हम अपने बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, हमारे बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, तो जीरो स्टेज कब फास्ट स्टेज में चला जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। कैंसर कैन नॉट एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। कैंसर अल्कलाइन एनवायरनमेंट में नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना हो, हमारा जो बॉडी है उसको एसिडिक बिल्कुल नहीं रखना। हमारे बॉडी को एसिडिक मतलब पोर हेल्थ। एसिडिक हम लोग कैसे रख पाते हैं, जो भी बाहर का जो भी फास्ट फूड है वो सारे एसिडिक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो हाईली एसिडिक है, ये सारे जो एनवायरमेंट, जो भी पानी हम पीते हैं, वाटर हम जो लेते हैं, घर का जो एक्वागार्ड का पानी होता है, जो भी फिल्टर पानी होता है, वो सारे एसिडिक होता है। तो हम अगर एक चीज आप समझ लीजिए कि हम अगर अपने बॉडी को एसिडिक रखेंगे तो कैंसर होने का चांस बहुत ज्यादा है। स्टेटमेंट आपको किसी ने नहीं बताया, किसी के बारे में बात करेंगे ना, किसी ने आपको नहीं बताएगा। आप अगर गूगल करेंगे, आप अगर थोड़ा सा स्टडी करेंगे, आपको पता लग जाएगा। क्यों नहीं बताएंगे कि कैंसर नहीं होगा तो उसका ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो नहीं चलेगा, सारे हॉस्पिटल कैसे चलेगा, सारी चीज कैसे होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, एक रिसर्च पेपर है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ।
और इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च हो चुका है। आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। मतलब आपके बॉडी अगर एसिडिक रहेगा तो हेल्थ आपका बिल्कुल सही नहीं रहेगा, हेल्थ आपका पुअर है, उसमें कैंसर हो सकता है। अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन है, गुड हेल्थ है, उसके अंदर कैंसर नहीं हो सकता। आगे चलते हैं और एक स्केल हम लोग देखते हैं। एक स्केल है जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। पीएच क्या है? पीएच एक डिटेक्शन पैरामीटर है जहां से हमें पता लगता है हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो चीज बॉडी में दे रहे हैं, बिल्कुल सर एसिडिक होता है अल्कोहल। अल्कोहल एसिडिक बिल्कुल होता है, 100% एसिडिक होता है अल्कोहल। ठीक है, तो 0 to 14 का एक स्केल है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक है। और 0 to 7 के बीच में जो है, जो कलर जो चेंज आप देखेंगे उसको हम एसिड कहते हैं। 7 न्यूट्रल है। 8 से 14 तक, मतलब 7 के ऊपर जो भी है, 7.1 से स्टार्ट हो जाता है, वो सारे चीज एल्कल। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ब्लड का पीएच क्या है? कोई मुझे बता सकते हैं ब्लड का पीएच क्या है? अगर किसी ने थोड़ा सा ट्रेनिंग अटेंड किया है, इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया है, तो ब्लड का क्या पीएच होता है? 7.5 होता है 120 7.5 दिन 120 कितना होता है दिन सर? 7.5 120 दिन 7.4 होता है। ओके, क्या होता है? 7.4 होता है। 7.4 मतलब एल्कालाइन होता है। लेकिन जो व्यक्ति कोमा में चला जाता है उसका पीएच 6 से 7 के बीच में आ जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है। किसी भी व्यक्ति अगर कोमा में है, उसका ब्लड टेस्ट आप करेंगे, पीएच डिटेक्ट करेंगे, तो पीएच जो मिलेगा वो 6 के 7 से अंदर आएगा। और जब किसी का डेथ हो जाता है, उस डेड बॉडी का आप अगर पीएच लेंगे तो आपको पता लगेगा वो पीएच है 5.5। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो लिविंग सेल है, जब हमारा बॉडी जिंदा है, उसका ब्लड का पीएच भी 7.4 है, मतलब अल्कलाइन पीएच। जब कोमा में रहेगा तो 6 से 7 के बीच में आएगा। जब डेड हो जाएगा, बॉडी खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? वो 5.5 में आ जाएगा। तो हमें एक चीज अच्छे से समझ लेना है, अगर हम लोग बॉडी को अल्कलाइन रखेंगे तो ही हम हेल्दी रह पाएंगे आज के डेट में। क्यों आज हर एक बॉडी एसिडिक है? क्योंकि हमारा आसपास का जो पानी है, जो फूड हम ले रहे हैं, एयर वाटर फूड, ये तीनों चीज ही अगर एसिडिक बन जाता है, वो हमारे बॉडी में आता है, तो ओवरऑल बॉडी एसिडिक कंडीशन में चला जाता है। और इसी की वजह से सारी चीज होता है। हमें आगे जाके इस चीज के बारे में सोल्यूशन दे। क्या सोल्यूशन? आपको पता है क्या सोल्यूशन है? एक बार तो मैंने स्क्रीन में दिखा दिया। क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? कैसे बॉडी को हम अल्कलाइन बना सकते हैं? बताइए, कैसे हम अपना बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन बना सकते हैं? क्या फॉर्मूला है उसका? हमारे पास कुछ फॉर्मूला है या नहीं? हमारे पास कुछ फॉर्मूला है या नहीं है? यस सर है धन्वंतरी हेल्थ केयर इसके बारे में आपको हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता? यस सर यस कैंसर के ऊपर मिशन चला सकते हैं या नहीं चला सकते? यस अल्कलाइन जार है। सर पीएमडी ड्रॉप और एल्कलाइन जार। अब सोचिए एक बार, अल्कलाइन अगर वाटर इतनी जार। बड़ी रिसर्च का रिपोर्ट है जहां कहा जा रहा है बिल्कुल अल्कलाइन बॉडी में कैंसर नहीं हो सकता, एसिडिक बॉडी में ही कैंसर होगा। अगर आपके पास एक सोल्यूशन ऐसा रहता है, एक फॉर्मूला ऐसा रहता है, जो आपको रेगुलर वे में, आप जो पानी पी रहे हैं, ज्यादा क्या पीते हैं हम लोग? पानी पीते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा हम और कुछ चीज लेते हैं। ऐसा कोई है इधर जो पानी कम पीता है और कोई चीज ज्यादा पीते हैं? ऐसा कोई है इधर? शायद नहीं है। আমি पानी हम অ্যালকালাইন लोग ওয়াটার ज्यादा খাই, पीते हैं। আমার ফ্যামিলিও খায়। पानी हम ज्यादा पीते हैं और पानी ही 70% बॉडी में है। एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि हम अपने पानी को ही अगर अल्कलाइन बना सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, तो वाटर बॉडी में जब जाएगा, ओवरऑल बॉडी को अल्कलाइन बना के। और इसमें एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी एक प्रोडक्ट, एक फॉर्मूला आज हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल आप ले सकते, इतना कम प्राइस में अवेलेबल। अब अपने फैमिली का ओवरऑल हेल्थ का एक फॉर्मूला अप्लाई करके आप अपने फैमिली को, आसपास के जो भी आपके लोग हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिसके बारे में आप चिंता करते हैं, जिसके बारे में आप टेंशन में रहते हैं, क्या क्या होगा, ये होगा, ये सारे लोगों को एक ही सोल्यूशन आप दे सकते हैं कि आप डीएचसी का एक प्रोडक्ट, ये फॉर्मुलेशन अपने घर में जरूर रखिए, जिसका नाम है अल्कलाइन वाटर जार। ये अल्कलाइन वाटर जार एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, रिवोल्यूशनरी फॉर्मूला है, जो आपके कैंसर के तो 100%, कैंसर के बारे में मैंने तो डिस्कस किया ही, बाकी जो भी डिजीज है वो इससे ठीक हो सकता है, वो एक एनवायरमेंट बॉडी में क्रिएट कर सकता है। তুমি এই জলটা খাও, তোমার সুগার আরো কমে যাবে। आपका एनवायरमेंट सही होना चाहिए। मैंने এই एक যে चीज বোতলটা ভরে एग्जाम्पल রেখেছো दिया आपको এই জলটা ভরে রাখ। कि अगर एक स्टूडेंट को अच्छा बनाना है तो उसका एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी गार्डन में जाते हैं जहाँ फ्लावर है, कितना अच्छा मूड बन जाता है। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তোমার উপর নির্ভর করে।
আবার 15 দিন বাদে শুয়াচ্ছি। लेकिन না একদিন অন্তর করে খাও, হ্যাঁ অন্তর করে হাফ। अब अगर ऐसे प्लेस में चला जाते हैं जहाँ गार्बेज है, পরীক্ষাটা করতেই একটা বছর লাগে। तो चिंता अपना सर जी मूड के आपका साथ माइक हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम लोग को अच्छा माइक नहीं म्यूट लगता। ऐसे ही बॉडी भी ऐसा है, একদিন অন্তর। भाई जितना দিন खराब রাতে चीज आपको मिलेगा। একদম। तो बिल्कुल फॉर्मूला ये होना चाहिए कि अगर हम लोग अपना जो वाटर है उसको अल्कलाइन बना सकते हैं तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक अल्कलाइन बन जाएगा। और अल्कलाइन बनने से क्या फायदा होगा आगे जाके देखेंगे। क्या क्या की फीचर्स है। ये जो अल्कलाइन जार है लेटेस्ट मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट एक प्रोडक्ट, एक फॉर्मुलेशन है। प्रीमियम फिल्टर इसके अंदर डाला गया है। इसके अंदर जो कार्ट्रिज है वो मल्टी स्टोरेज प्यूरिफिकेशन भी करता है, अपने जो इम्प्यूरिटीज है, जो वायरस है, बैक्टीरिया है पानी के अंदर उसको क्लियर करता है। इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त, आप इसका पानी पियेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल वो पुराने वाला पानी मिल रहा है हमें, जो कुएं का पानी होता था। जिसने पिया है कभी कुएं का पानी तो आपको लगेगा कि सेम टेस्ट हमें मिल रहा है। तो अल्कलाइन जो कार्ट्रिज है वो उस पानी के अंदर मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, जैसे कैल्शियम, जैसे पोटासियम, जैसे ट्रेस जो भी मिनरल्स है वो उस वाटर के अंदर सप्लाई। और इसका जो और भी वैल्यू आता है वो होता है -150 मिलीवोल्ट। और इसका पीएच जो होता है, इस पानी का जो पीएच है वो है 8.5 टू 9.5। अब सोचिए आपका बॉडी का पीएच कहां से स्टार्ट हो रहा है अल्कलाइन, आफ्टर 7, और आप जो पानी पी रहे हैं वो 8.5 और 9.5 के बीच में है उसका पीएच। अब आपका बॉडी 100% अल्कलाइन होगा। अगर 2 से 3 लीटर पानी इस जार का आप पिएंगे 100% आपका बॉडी का एनवायरमेंट अल्कलाइन बन जाएगा। और अल्कलाइन जो एनवायरमेंट बनता है वो क्या करता है, एसिडिटी को रिड्यूस करता है। वो क्या करता है, वेट लॉस में पार्टिसिपेट करता है। आपके बॉडी के अंदर जो भी खराब टॉक्सिन्स है, जो भी खराब चीज है बॉडी से बाहर निकलने, बॉडी को इसका जो वाटर का मॉलिक्यूल्स निकलता है इसके अंदर से, तो वाटर का मॉलिक्यूल्स बहुत छोटा छोटा होता है। इसके कारण क्या होता है, बॉडी लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेटेड रहता है। अगर नॉर्मल पानी आप पिएंगे उसका 3-4 लीटर आपका लगेगा, लेकिन आप अल्कलाइन वाटर पिएंगे तो उसमें 2 से 3 लीटर इनफ है आपके ओवरऑल डे के। डाइजेशन अच्छा हो जाता है, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम डाइजेशन ठीक कर देता है, मसल्स जो जॉइंट्स है उसको सही करता है, एनर्जी को आपको बूस्ट अप करता है, और अल्टीमेटली आपका बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कोई भी डिजीज जैसे कैंसर से भी आपको बॉडी को। ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्कलाइन वाटर आपके बॉडी में लाइव सेल थेरेपी करता है, जिसका प्रोसेस है प्रोटेक्ट, रिपेयर, रीजनरेट। मतलब जो एग्जिस्टिंग सेल है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको रिपेयर करना, और 100% रीजनरेशन में भी पार्टिसिपेट करना। लाइव सेल थेरेपी आपके बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा होना जब आप अल्कलाइन पानी रेगुलर आप लें। इसका जो फीचर्स है वो आपको पता होना चाहिए। हाई ड्यूरेबिलिटी है, इसका क्लींजिंग करना, मेंटेनेंस करना वेरी इजी है। आप बहुत साल तक इसको ले सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, और इसमें कोई टॉक्सिन नहीं है जो आपके पानी के अंदर आएगा। बिल्कुल ये सेफ है, और इसका स्टील बॉडी होने से आपका टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। टेम्परेचर के पानी का जो टेम्परेचर होता है वो भी मेंटेन में रहता है। ये सारे फीचर्स इसमें डाला गया है। इसका काम है बॉडी के अंदर जो एसिड वेस्ट है, जो टॉक्सिन्स है, उसको बाहर निकालना और वेट को लॉस करना, डिटॉक्स करना बॉडी को। हेवी मेटल्स जो भी है, जो कैंसर में पार्टिसिपेट करता है, हेवी मेटल्स, वो सारे चीजों को बॉडी से बाहर करना। बेटर हाइड्रेशन रखना, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, हर एक टाइम में हाइड्रेटेड रखना। और हाइड्रेटेड रखने से क्या करता है पानी, वाटर, अल्कलाइन वाटर एंटी एजिंग में भी पार्टिसिपेट करता है। एंटी एजिंग मतलब एज को कम करने में। आपका जो लिवर का जो एज है, आपका किडनी का जो एज है, आपका स्किन का जो एज है, वो सही रखता है, आपको यंगर लगता है। आप ये पानी पिएंगे तो आपका लुक जो एजिंग है वो प्रोसेस धीरे धीरे कम होता जाएगा। हेल्प करता है डाइजेशन में, प्रोवाइड करता है बॉडी में कैल्शियम का, जैसे आपका मसल्स जो जॉइंट्स है उसमें अंदर जो पेन है उसके लिए भी काम करेगा वाटर, अल्कलाइन वाटर। आपके बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा बना के रखता है, होल डे आपको एनर्जी मिलेगा इस पानी के वजह से। आपका हार्ट डिजीज अगर है और इसको प्रिवेंट कर, सिर्फ एक फॉर्मूला अल्कलाइन वाटर। इसलिए मैंने कहा कि प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला, ये रिवोल्यूशनरी फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को जो भी अपने घर में रखेगा वो अपने घर में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जिससे वो अपने बॉडी में किसी भी जर्म्स, किसी भी चीज जो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो टॉक्सिन्स क्रिएट करता है बॉडी में, उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे प्रोटेक्शन देता है। हम लोग बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है। एक ही सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है कि हम अपना बॉडी में जो वाटर 70% वाटर बॉडी में देते हैं उसको हम अगर अल्कलाइन बना देंगे तो उससे ये सारे चीज हो सकता है। मैंने आपको पूरा डिटेल्स में चीज को डिस्कस किया।